रुकिए, अगर आपने आज सोना चांदी नहीं खरीदा तो आप हर दिन पैसा गवा रहे हैं। मेरी माँ ने मुझे 10 साल से बोला, सोना खरीद लो, और मैंने कहा, माँ आप पुराने जमाने की हो, मैं तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगा। आज वो मुझे डेटा दिखा रही है। निफ्टी 50 13.5% रिटर्न, गोल्ड 15% प्लस रिटर्न, और मुझे कहना पड़ रहा है, माँ आप सही थीं। अभी इसी महीने अक्टूबर 2025 में सोना 1,25,000 प्रति 10 ग्राम छू चुका है। चांदी 1,77,000 प्रति किलो, और यह सिर्फ शुरुआत है। चीन ने अपने गोल्ड रिजर्व में क्रेजी जंप लगाया है। वो ग्राफ जो सालों से फ्लैट था, अचानक रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। तो सवाल यह है, क्या अब भी सही समय है इन्वेस्ट करने का? क्या ये कीमतें और बढ़ेंगी? और सबसे जरूरी, कैसे इन्वेस्ट करें तो मैक्सिमम रिटर्न मिले? इस वीडियो में मैं आपको वो सारे तरीके बताऊंगा जिनसे आप सोने चांदी में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और साथ ही बताऊंगा कि मेरी माँ किस तरह मुझसे ज्यादा स्मार्ट निकली। तो वीडियो को लाइक करें और चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, द फंडामेंटल्स, सोने का इतिहास और उसका महत्व। चलिए सबसे पहले समझते हैं, सोना आखिर इतना खास क्यों है? जवाब इतिहास में छिपा है। जब दुनिया में पहली बार करेंसी शुरू हुई तो उसकी बैकिंग हमेशा सोना होती थी। सोचिए, अगर मेरे पास एक कागज का पन्ना है जिस पर $1 लिखा है, यह तो सिर्फ कागज है ना? लेकिन उस समय सिस्टम यह था, कोई बैंक, कोई लेनदार, कोई संस्था गारंटी देती थी कि इस $1 के कागज के बदले मेरे पास $1 का सोना रखा हुआ है। भारत में भी आप आरबीआई के नोट पर पढ़ते हैं, मैं धारक को X राशि अदा करने का वचन देता हूँ। यह एक वादा है कि इस नोट की हैसियत का कुछ रिजर्व बैंक के पास सुरक्षित रखा है। इस सिस्टम को गोल्ड स्टैंडर्ड कहते थे, और यह 1970 के दशक तक पूरी दुनिया में चलता रहा। जितनी करेंसी सर्कुलेशन में थी, उतना सोना बैकिंग में रखा जाता था। आप सोने को करेंसी से और करेंसी को सोने से एक्सचेंज कर सकते थे, सीधा लिंकेज। फिर 1971 में एक बड़ी घटना हुई। अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने निक्सन शॉक नाम की पॉलिसी लाई। उन्होंने घोषणा कर दी, डॉलर अब सोने से नहीं बंधा रहेगा। और क्योंकि डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी था, धीरे धीरे बाकी देशों ने भी यही किया। औपचारिक रूप से गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हो गया। लेकिन यहां दिलचस्प बात यह है, इमोशनली एंड फाइनेंशियली यह लिंकेज आज भी टूटा नहीं है। आज भी लोग सोने को एक करेंसी एग्नोस्टिक एसेट मानते हैं। मतलब, जब भी यूएस डॉलर अस्थिर हो, ब्रिटिश पाउंड लड़खड़ाए, रशियन रूबल डूबे या चाइनीज युआन में उतार चढ़ाव हो, लोग क्या कहते हैं? चलो सोना खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि सोना अपनी वैल्यू बनाए रखता है, चाहे दुनिया की कोई भी करेंसी गिर जाए। किसी भी पॉइंट पर आप इस सोने को किसी भी करेंसी से रिप्लेस कर सकते हैं। यही कारण है कि जब भी दुनिया डामाडोल होती है, युद्ध, महामारी, आर्थिक मंदी, लोग सोना बटोरना शुरू कर देते हैं। और अभी इसी साल 2025 में यही हो रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने गोल्ड रिजर्व में 75 टन सोना जोड़ा है। आरबीआई का कुल गोल्ड रिजर्व अब 880 टन हो चुका है, लगभग 100 बिलियन के बराबर। चीन, रूस, तुर्की सब अपने रिजर्व में सोना ठूंस रहे हैं। तो सवाल उठता है, ये सब क्यों हो रहा है, और क्या यह आपके लिए भी सही समय है निवेश करने का? पार्ट 2, पागलपन के पीछे के कारण। तो सोने की कीमत में ये पागलपन क्यों दिख रहा है? आइए नंबर्स देखते हैं। 1980 में सोना $850 प्रति ऑन्स था, फिर सालों तक फ्लैट रहा। 2011 में $1,900 छुआ, 2020 में $2,070, 2024 में $2,700, और आज $3,990 प्रति ऑन्स। लेकिन भारत में 1.25 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम, यह ऑल टाइम हाई है। अब यहां सबसे खतरनाक चीज देखिए, सोने को नया ऑल टाइम हाई हिट करने में कितना समय लगा? पहली बार 31 साल, दूसरी बार 12 साल, तीसरी बार 4 साल, चौथी बार कुछ महीने। रिकवरी पीरियड सिकुड़ रहा है। यह तेजी बेवजह नहीं है, इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण डिजिटाइजेशन। पहले सोना खरीदना मतलब गहने खरीदो, सिक्के खरीदो, लॉकर में रखो, चोरी का डर, बीमा का झंझट। आज आप अपने फोन से डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं, $100 से शुरू करके। जब चाहे खरीदो, जब चाहे बेचो, कोई स्टोरेज टेंशन नहीं। यह एक्सेसिबिलिटी एक बड़ा गेम चेंजर है। 2025 में गोल्ड ETF में निवेश 60% बढ़ चुका है। दूसरा कारण करेंसी की बेलगाम छपाई। यह असली कारण है। सरकारें, खासकर अमेरिका, अपनी मर्जी से करेंसी प्रिंट कर सकती हैं। अमेरिका का कर्ज सितंबर 2025 तक $37.5 ट्रिलियन है।
इस कर्ज पर उन्हें ब्याज देना पड़ता है, बिल्कुल हमारी ईएमआई की तरह। जब वे ब्याज नहीं भर पाते तो क्या करते हैं? और नोट छाप लेते हैं। लेकिन ज्यादा नोट छापना अच्छी बात नहीं है, इससे मुद्रास्फीति होती है। एक सिंपल उदाहरण लीजिए, अंडे वाला। मार्केट में 100 रुपए हैं, 10 अंडे हैं, तो एक अंडा 10 रुपए। अब सरकार ने 100 रुपए और छाप दिए, अब मार्केट में 200 रुपए हैं, लेकिन अंडे अभी भी 10 ही हैं। अब एक अंडा 20 रुपए। आप कहेंगे तो 10 के 20 अंडे भी बना दो ना। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, जितनी रफ्तार से आप पैसे छाप सकते हैं उतनी रफ्तार से चीजें नहीं बना सकते। मान लीजिए 15 अंडे बन गए, तो भी वो 15 अंडे 200 रुपए में बिकेंगे। मतलब अब हर अंडा 13.33 रुपए का हो गया, पहले 10 रुपए का था। यही मुद्रास्फीति है और यही किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। इसीलिए जब लोगों को लगता है कि करेंसी पर भरोसा नहीं रहा, डॉलर कमजोर हो रहा है, युआन अस्थिर है, तो वे क्या करते हैं? सोना खरीदते हैं, क्योंकि सोना दुर्लभ है। इसे अपनी मर्जी से प्रिंट नहीं कर सकते, इसे खानों से निकालना पड़ता है, और अब भी दुनिया में यही हो रहा है। 2025 में केंद्रीय बैंकों ने रिकॉर्ड गोल्ड खरीदा है। चीन ने अपने रिजर्व में 225 टन जोड़े हैं, आरबीआई ने 75 टन जोड़े हैं। रूस, तुर्की, पोलैंड सब सोना खरीद रहे हैं। वो ग्राफ जो फ्लैट चल रहा था अब वर्टिकल जा रहा है। क्यों? क्योंकि हर कोई अपनी करेंसी के लिए बैकअप चाहता है, और सोना वही बैकअप एसेट है जो सदियों से काम कर रहा है। तो अब सवाल ये है, क्या आपको भी इस रेस में कूदना चाहिए? और अगर हाँ, तो कैसे? पार्ट 3, छोटा भाई चांदी। सोने के पीछे पीछे भागते हुए आता है इसका छोटा भाई चांदी। और दोस्तों, ये छोटा भाई अपने बड़े भाई को भी पीछे छोड़ रहा है। 2020 में चांदी 40,500 रुपए प्रति किलो थी, एक साल में 65,400 रुपए हो गई, और आज अक्टूबर 2025 में 1,77,000 रुपए प्रति किलो। करो कैलकुलेशन, पिछले 5 साल में चांदी ने 3 गुना से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। 2025 में अकेले चांदी 60% ऊपर गई है। यह सोने से भी तेजी है। बहुत सारे स्टॉक्स ने भी इतना रिटर्न नहीं दिया होगा। तो सवाल यह है, चांदी में ये क्रेजी तेजी क्यों? जवाब, इंडस्ट्री को चांदी चाहिए, और उन्हें बहुत ज्यादा चांदी चाहिए। 10 साल पहले औद्योगिक उत्पादन में चांदी का योगदान 45% था। आज 2025 में 60 से 65%। देखिए चांदी कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है। सोलर पैनल्स, हर सोलर सेल में चांदी होती है, और दुनिया सोलर एनर्जी की तरफ भाग रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवी की वायरिंग और सर्किटरी में चांदी। स्मार्टफोन्स, हर फोन में 0.3 ग्राम चांदी होती है। अरबों फोन बन रहे हैं। 5G टेलीकॉम इक्विपमेंट, नेटवर्क टावर्स, बेस स्टेशंस। मेडिकल डिवाइसेस, चांदी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन, चांदी पानी को साफ करती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, जब टेस्ला को अपनी ईवी बनानी है, या जब भारत सरकार को सोलर प्लांट लगाना है, उन्हें चांदी चाहिए होगी। कीमत कुछ भी हो, वे यह नहीं कह सकते कि यार चांदी महंगी हो गई है, हम प्रोडक्शन बंद कर देते हैं। नहीं, उन्हें खरीदना ही पड़ेगा। इसे अर्थशास्त्र में प्राइस इनलास्टिसिटी कहते हैं। मतलब दाम कुछ भी हो, डिमांड नहीं घटेगी, और जब डिमांड नहीं घटती तो कीमत सिर्फ ऊपर जाती है। 2025 के विश्लेषकों का मानना है कि चांदी $50 प्रति ऑन्स को भी पार कर सकती है। कुछ तो $55 तक की बात कर रहे हैं। रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड के लेखक, वो भी बार बार बोल रहे हैं, चांदी खरीदो, चांदी खरीदो। क्योंकि चांदी एक दोहरी भूमिका निभा रही है। एक तरफ यह सोने की तरह सुरक्षित एसेट है, दूसरी तरफ यह एक जरूरी इंडस्ट्रियल मेटल है, और दोनों तरफ से इसकी डिमांड बढ़ रही है। तो अगली बार कोई बोले सोना लो, तो आप कहिए चांदी के बारे में भी सुना है। पार्ट 4, गोल्ड टू सिल्वर रेशियो। अब मैं आपको एक दिलचस्प चीज बताता हूं जो बहुत कम लोग समझते हैं। गोल्ड टू सिल्वर रेशियो, यह रेशियो बताता है कि एक ऑन्स सोना खरीदने के लिए चांदी के कितने ऑन्स चाहिए। पिछले 100 साल का ऐतिहासिक औसत 67:1, मतलब 67 ऑन्स चांदी बराबर 1 ऑन्स सोना। लेकिन यह रेशियो कभी बहुत कम भी रहा है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत में यह 15:1 था। सोना और चांदी लगभग बराबर वैल्यू के थे। फिर 2020 में कोविड के दौरान क्या हुआ, यह रेशियो 127:1 तक स्पाइक हो गया। पागलपन। 127 ऑन्स चांदी चाहिए थी सिर्फ 1 ऑन्स सोना खरीदने के लिए। आज 2025 में यह रेशियो 92:1 के आसपास है, अभी भी ऐतिहासिक औसत से 35 पॉइंट्स ऊपर। तो इसका क्या मतलब निकलता है? 2 संभावनाएं हैं। या तो चांदी अंडर प्राइस्ड है, मतलब
सस्ती है या सोना ओवरप्राइज्ड है, मतलब बहुत महंगा हो चुका है? सच बताऊं, मुझे नहीं पता और शायद किसी को भी पूरा यकीन से नहीं पता। कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं चांदी अभी भी 30 से 35% ऊपर जा सकती है। कुछ बोल रहे हैं सोना बबल है, 20 से 25% का करेक्शन आएगा। लेकिन यह रेशियो हमें एक बड़ी बात बताता है, आर्थिक स्थिरता का इंडिकेटर। जब भी दुनिया में आर्थिक अस्थिरता होती है, लोग सोने की तरफ भागते हैं। सोने की डिमांड तेजी से बढ़ती है, कीमत शूट करती है और गोल्ड सिल्वर रेशियो ऊपर चला जाता है। अभी रेशियो 92:1 है। यह हाई है। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि लोग घबराए हुए हैं। लोग कह रहे हैं हमें नहीं पता दुनिया कहां जा रही है, और आपको दिख भी रहा है क्या हो रहा है। यूएस में टैरिफ्स का वॉर, यूएस चाइना का टेंशन, यूएस इंडिया का अलग झगड़ा, यूक्रेन रूस वॉर, इजराइल मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। दुनिया की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अंडर डिस्ट्रेस में है। लोगों को 5 साल आगे की प्रिडिक्शन नहीं हो रही। 10 साल भूल जाइए, कोई नहीं जानता कि क्या होने वाला है। और जब अनिश्चितता बढ़ती है तो सोना चांदी की तरफ भागना बढ़ता है। यह रेशियो उसी डर की कहानी बता रहा है। पार्ट 5, सरकारें और सेंट्रल बैंक क्या कर रहे हैं। अब यहां सबसे दिलचस्प चीज आती है। सिर्फ हम लोग ही नहीं, सरकारें, सेंट्रल बैंक्स, हर एक देश, सब पागलों की तरह सोना बटोर रहे हैं। याद है मैंने शुरुआत में चीन का ग्राफ दिखाया था? वो ग्राफ देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चीन औसतन हर साल 2500 से 3000 किलोग्राम सोना खरीदता था, नॉर्मल स्टेडी। फिर अचानक 2024 से 30,000 से 40,000 किलोग्राम सोना एक साल में, 10 गुना बढ़ोतरी एक साल में। कोई तो वजह होगी, है ना? कोई बड़ा कारण होगा कि चीन ने अपनी गोल्ड खरीद 10x कर दी। और सिर्फ चीन नहीं, भारत भी यही कर रहा है। मार्च 2020 में भारत के पास 650 टन सोना था। मार्च 2025 में 880 मीट्रिक टन। सिर्फ 5 साल में 230 टन की बढ़ोतरी। यह सिर्फ आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व की बात है। इसमें आप, मैं, खुदरा निवेशक का सोना तो गिना भी नहीं गया। और देखिए रैंकिंग में क्या हुआ। 2015 में भारत 10वें नंबर पर था। आज 2025 में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व रखने वाला देश। अब जरा सोचिए, अमेरिका के पास 8,133 टन सोना है, जर्मनी 3,352 टन, फिर आईएमएफ, इटली, फ्रांस, रूस और फिर भारत 880 टन। लेकिन असली मजा ये है, ये देश सिर्फ रख नहीं रहे, ये खरीद रहे हैं लगातार हर महीने। 2024 में सेंट्रल बैंक्स ने रिकॉर्ड 1037 टन सोना खरीदा। यह 55 साल का हाई है। तो सवाल यह है, अगर दुनिया की सबसे बड़ी सरकारें, सबसे स्मार्ट इकोनॉमिस्ट्स, सेंट्रल बैंक्स सब सोना खरीद रहे हैं, तो उन्हें क्या पता है जो हमें नहीं पता? वो तैयारी कर रहे हैं किसी बड़ी चीज के लिए, किसी बड़े बदलाव के लिए। पार्ट 6, क्या यह निवेश के लायक है? तो सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको सोना और चांदी में पैसा लगाना चाहिए? मेरा जवाब बिल्कुल हाँ, लेकिन सही तरीके से। मेरा हमेशा से यह मानना रहा है कि गोल्ड एक स्टेबल, सेफ एसेट है जो हर पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगर आप अपनी 20 की उम्र में हैं, आपके पोर्टफोलियो का 10%। अगर आप 40 या 50 की उम्र में हैं, 15 से 20% या शायद उससे भी ज्यादा। अब बहुत लोग कहेंगे, सुबह तुम गोल्ड को सेफ एसेट क्यों बोल रहे हो? गोल्ड ने तो पिछले 10 साल में 15% रिटर्न दिया है। यह तो निफ्टी को भी बीट कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। और यही तो सबसे क्रेजी चीज है। डेटा देखिए, पिछले 10 साल में गोल्ड ने निफ्टी 50 को बीट किया, 15 साल में भी, 20 साल में भी। 2025 में तो गोल्ड ईटीएफ ने 41% रिटर्न दिया है। सोना, जिसे हम बोरिंग, बूढ़ों वाला इन्वेस्टमेंट मानते थे, वो सेफ भी रहा और निफ्टी से भी बेहतर परफॉर्म किया। लेकिन यहां एक बात समझिए, सोना रेगुलर इनकम एसेट नहीं है। 2014 से 2019 तक लगभग 5 साल गोल्ड फ्लैट रहा, साइडवेज चलता रहा, कोई खास तेजी नहीं आई। तो आप यह एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि गोल्ड हर साल 15% देगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में 10, 15, 20 साल में यह औसतन 9 से 10% रिटर्न दे सकता है, और साथ में स्टेबिलिटी भी। इसीलिए मेरी सलाह है, आपके पोर्टफोलियो में सुरक्षित एसेट्स होने चाहिए, ईपीएफ, पीपीएफ, नेशनल पेंशन स्कीम और गोल्ड। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, अगर आप सोने और चांदी दोनों में निवेश करना चाहते हैं तो 50:50 का अनुपात रखिए। दोनों ही अभी आकर्षक ऑप्शन हैं। कुछ कहते हैं 10 से 15% चांदी में, 10 से 15% सोने में। लेकिन यह याद रखिए, 2025 में
जो 51% रिटर्न सोने ने दिया और 68% चांदी ने, यह हर साल नहीं होगा। यह एक असाधारण साल रहा है। तो अपने कैलकुलेशन में कंजर्वेटिव रहिए, 9 से 10% एवरेज मानकर चलिए, लेकिन इन्वेस्ट जरूर करिए, क्योंकि जब दुनिया अनिश्चित हो, जब करेंसी डगमगाए, जब युद्ध चले, तब सोना और चांदी आपका बैकअप है, आपकी सुरक्षा है। पार्ट 7, निवेश का तरीका, ज्वेलरी नहीं, डिजिटल। हाँ, तो सवाल यह है, सोना या चांदी में इन्वेस्ट कैसे करें? पहली बात सीधी, मैं ज्वेलरी को एसेट नहीं मानता। क्यों? 3 बड़े नुकसान। मेकिंग चार्जेस 10 से 20% तक। आपका सोना 75,000 रुपए का है, मेकिंग चार्ज 15,000 रुपए लगा दिया। जीएसटी 3% और जुड़ा। प्योरिटी के झंझट, 22 कैरेट है या 18, असली है या मिलावटी। जब बेचोगे तो पूरा पैसा नहीं मिलेगा। तो ज्वेलरी खरीदो पहनने के लिए, खूबसूरत लगती है, शादी ब्याह में काम आती है, लेकिन उसे इन्वेस्टमेंट मत बोलो। लेकिन हाँ, ज्वेलरी का एक स्मार्ट उपयोग है, गोल्ड लोन। सुनिए, अगर आपके पास पहले से ज्वेलरी पड़ी है और आपको पैसे की जरूरत है, तो गोल्ड लोन पर्सनल लोन से 100 गुना बेहतर है। पर्सनल लोन 14% से 16% ब्याज, क्रेडिट कार्ड 18% से 24%, और वो पेमेंट ऐप्स की बात ही मत करो, 30% से 36% तक। गोल्ड लोन 10% से 12%, बस। और सबसे अच्छी बात, आपको सोना बेचना नहीं पड़ता, आप सिर्फ ब्याज भरते रहिए। प्रिंसिपल, वो तो आपका सोना ही है, वो सुरक्षित पड़ा है। जब पैसा आ गया, प्रिंसिपल वापस किया, अपना सोना वापस ले गए। उदाहरण, आपके पास 2 लाख रुपए की ज्वेलरी है, आप उसे गिरवी रखते हैं, 1.5 लाख रुपए मिल जाते हैं। अब आप सिर्फ 1,500 रुपए से 2,000 रुपए हर महीने ब्याज भरते हैं। जब 1.5 लाख रुपए जुड़ गए, वापस कर दो, अपनी ज्वेलरी ले आओ। बिल्कुल लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड की तरह आपका इन्वेस्टमेंट कोलैटरल बन गया। तो अगर पहले से ज्वेलरी है, ठीक है, गोल्ड लोन के लिए यूज करो, लेकिन नया इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं। ज्वेलरी से दूर रहो। असली इन्वेस्टमेंट तो डिजिटल गोल्ड में है, और वो मैं आगे बताता हूं। पार्ट 8, डिजिटल निवेश के तरीके। तो अब असली सवाल, कैसे इन्वेस्ट करें? सबसे अच्छा तरीका है डिजिटल गोल्ड और डिजिटल सिल्वर। मेरी पत्नी पिछले साल से हर महीने डिजिटल गोल्ड का SIP करती हैं, और मुझे गर्व है कि उन्हें इसकी समझ है। वो यह एक ज्वेलर के माध्यम से करती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद किसी दिन इसे ज्वेलरी में कन्वर्ट कर लें, और अगर नहीं भी हुआ तो बेच देंगे। यह फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आप पेटीएम, IIFL मनी या किसी भी मनी ऐप से भी यह कर सकते हैं। लेकिन मेरा पसंदीदा तरीका, गोल्ड ETF। देखिए, बहुत सारे गोल्ड ETF हैं। जरोधा का अपना है, SBI का है, HDFC का है, जो फंड ऑफ फंड है, मतलब ये उन फंड्स में इन्वेस्ट करता है जो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। एक्सिस का है। SBI गोल्ड फंड की बात करें, एग्जिट लॉर्ड 1%, लेकिन सिर्फ पहले 15 दिन के लिए, उसके बाद नील। एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.1%, मतलब 100 रुपए में से 99.9 इन्वेस्ट होते हैं। 5 साल का रिटर्न 14.98%। यह निफ्टी 50 को भी बीट कर रहा है। HDFC गोल्ड ETF का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि यह फंड ऑफ फंड है, 2 लेयर्स की फीस। अब आता है मेरा फेवरेट, गोल्ड 20। यह निप्पॉन इंडिया का ETF है। मैं इसे पिछले कई साल से यूज कर रहा हूं। यह मेरी पर्सनल चॉइस है, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। गोल्ड 20 एब्सोल्युटली लिक्विड है। यह ETF है, मतलब स्टॉक की तरह कभी भी खरीदो, कभी भी बेचो। मार्केट खुला होना चाहिए, बस। म्यूचुअल फंड से अलग, वो सिर्फ दिन के अंत में NIV पर खरीदे जाते हैं। गोल्ड 20 का EUM सबसे बड़ा है, लगभग 24,000 करोड़ रुपए। लोगों ने इतना पैसा इसलिए लगाया है क्योंकि यह कंसिस्टेंट रिटर्न देता है। अब चांदी की बात करते हैं, सिल्वर ETF। यह बिल्कुल नई चीज है। 2022 से पहले भारत में सिल्वर ETF था ही नहीं। 2022 में पहली बार लॉन्च हुआ। अब निप्पॉन इंडिया का सिल्वर ETF है। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हाई है। एग्जिट लोड 1%, पहले 15 दिन के लिए। 5 साल का रिटर्न तो नहीं है, क्योंकि यह नया है, लेकिन 3 साल का एवरेज रिटर्न 30%। यह साल दर साल का एवरेज है, लेकिन यहाँ बड़ी चेतावनी, सिल्वर में मैसिव फ्लक्चुएशन होते हैं। यह FD की तरह स्ट्रेट लाइन नहीं है, बहुत उतार चढ़ाव होंगे। आप कमोडिटी मार्केट के टर्मोइल का अनुभव करेंगे। तैयार रहिए इसके लिए। ICICI प्रूडेंशियल का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम है निप्पॉन से, बाकी सब लगभग सेम। 1% एग्जिट लॉट पहले 15 दिन। तो ये हैं आपके ऑप्शंस, डिजिटल गोल्ड SIP, गोल्ड ETF, गोल्ड 20, सिल्वर ETF। चुनाव आपका है। पार्ट 9,
चेतावनी, वॉलेटिलिटी। अब एक बड़ी चेतावनी, गोल्ड और सिल्वर दोनों ही वॉलेटाइल हैं, बहुत वॉलेटाइल। इनमें उतार चढ़ाव होता है, बड़ा उतार चढ़ाव। ये एफडी नहीं है, ये फिक्स्ड रिटर्न एसेट्स नहीं हैं। स्टॉक मार्केट की तरह इनमें भी क्रैश आ सकता है। एक उदाहरण 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। नॉर्मली क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो गोल्ड स्टेबल रहता है या बढ़ जाता है, लेकिन 2008 में गोल्ड भी क्रैश हो गया। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट इतनी बुरी तरह गिरा कि लोगों को कैश चाहिए था अभी, तुरंत, तो उन्होंने सब कुछ बेचना शुरू कर दिया, स्टॉक्स भी, गोल्ड भी। लेकिन फिर क्या हुआ? 2008 से 2011 के बीच गोल्ड 3 गुना बढ़ गया। वो क्रैश के बाद रॉकेट की तरह ऊपर गया। अब चांदी की बात करते हैं, और भी खतरनाक। सिल्वर की वॉलेटिलिटी गोल्ड से 2-3 गुना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यह एक छोटा मार्केट है, छोटा एसेट, कम लिक्विडिटी, ज्यादा उतार चढ़ाव। ऐतिहासिक रूप से देखा गया है, अगर गोल्ड 10% गिरता है तो सिल्वर 15% से 20% गिरता है, कभी कभी तो 30% तक। तो सोचिए, अगर गोल्ड में 20% का करेक्शन आया तो सिल्वर में 40% का आ सकता है, हाफ हो सकता है आपका पैसा। और एक बात समझ लीजिए, गोल्ड रेगुलर इनकम एसेट नहीं है। 2014 से 2019 तक पूरे 5 साल गोल्ड फ्लैट रहा, साइडवेज चलता रहा, ना ऊपर गया ना नीचे। तो आप यह एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि गोल्ड हर साल 10% देगा, नहीं। कभी 20% मिलेगा, कभी 0%, कभी 5%, लेकिन लॉन्ग टर्म में 10 साल, 15 साल, 20 साल औसतन 9 से 10% मिल जाता है। तो यह याद रखिए, गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करिए, लेकिन शॉर्ट टर्म के झटकों के लिए तैयार रहिए। अगर आप 6 महीने में 50% रिटर्न चाहते हैं तो यह गेम आपके लिए नहीं है। यह लॉन्ग टर्म वेल्थ प्रिजर्वेशन का तरीका है। यह आपका इंश्योरेंस है अनिश्चित समय के लिए। यह आपकी सुरक्षा है, लेकिन धैर्य रखिए, वॉलेटिलिटी आएगी, डर कर बेचिएगा मत। कंक्लूजन और अंतिम सलाह। तो आखिर में, क्या आपको गोल्ड और सिल्वर खरीदना चाहिए? एब्सोल्युटली। हर किसी के पोर्टफोलियो में 10 से 20% तक ये स्टेबल एसेट्स होने चाहिए, लेकिन लंपसम नहीं। मुझे नहीं लगता कि आपको लंपसम में खरीदना चाहिए, क्योंकि किसी को नहीं पता कि ये अभी सही प्राइस पर है, ओवर प्राइस्ड है या अंडर प्राइस्ड है। बिल्कुल स्टॉक्स की तरह SIP करिए, डिजिटल गोल्ड का SIP, ETF के रूप में सबसे अच्छा तरीका, म्यूचुअल फंड के रूप में वो भी बढ़िया। हर महीने एक सेट तारीख पर सेट अमाउंट, कीमत ऊपर हो या नीचे, क्योंकि 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में ये अच्छा रिटर्न देगा। ऐतिहासिक रूप से दिया है, आगे भी देगा। और न गोल्ड में न सिल्वर में कोई संकेत नहीं है कि इनकी डिमांड गिरेगी। नॉट इंडस्ट्रियली, नॉट इकोनॉमिकली, नॉट फाइनेंशियली, नॉट जियोपॉलिटिकली। ये दोनों टिके रहने के लिए बने हैं और ये आपके पोर्टफोलियो के लिए एक शानदार एडिशन हो सकते हैं। तो बस शुरू कर दीजिए आज से, अभी से। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जिन्हें इन्वेस्टमेंट की समझ बढ़ानी है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे और वीडियो आप तक पहुंचते रहें। कमेंट में बताइए, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं या सिल्वर में, या दोनों में? आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? मैं हूं शुभो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्मार्ट इन्वेस्ट करिए, सेफ रहिए।